चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दो, जो अपना टॉपिक है आज का दैट इज़ पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ। बुक तो आपने देख ही ली होगी, कितना आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ऐसे वॉल्यूम देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि गेम सारा कंसिस्टेंसी का रहेगा। तुम लोग बातें बंद कर दो पीछे बस, ठीक है। गेम सारा जो है वो कंसिस्टेंसी का रहेगा, आपको यहाँ पे डेली पढ़ते जाना है। सब्जेक्ट जितना वॉल्यूम में है, अंडरस्टूड के वॉल्यूम बहुत है, लेकिन कंसेप्ट वाइज उतना ही सिंपल है। कंपनी लॉ ना किसी को डिफिकल्ट नहीं लगता है, कैसे समझ नहीं आता है। प्रॉब्लम हो सर इतना सारा याद नहीं होता है। तो अगेन जैसे मैंने आपको बोला, रेगुलर उसको पढ़ते जाना है, तो आप एट द एंड उसको आराम से कोप अप कर पाओगे। क्वेश्चन पेपर में एग्जाम पैटर्न में एक चीज़ खास ध्यान देनी है इस सब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे। केस लॉज की जो बात होती रहती है ना कि भाई केसेस पूछते हैं, 70 to 75% पेपर केस लॉज। तो अगर आप केस लॉज को अप्रोच करना नहीं जानते हो या उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका पेपर फिर बनेगा नहीं। अब मुझे प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कितनी बार उल्टा होता है, बोले सर केसेस होते हैं बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। अगर इंडिविजुअली बात करूँ, मुझे केस लॉ ज़्यादा सही लगते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, फीचर्स बताओ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, यही आता है। अब उसमें ना याद करके लिखना पड़ता है। क्या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट याद करो, फीचर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, नहीं याद आया तो गया, हिंट कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप केस लॉज वाले क्वेश्चन देखते हो, बड़ा सा पैराग्राफ देख के अपने डर जाते हैं, बट सारा हिंट उसी में है। तो अगर आप केस को शांति से पढ़ोगे ना, तो आपको उसमें हिंट मिलता जाएगा कि अच्छा इसमें तो इस सेक्शन की बात हो रही है, इसमें ये वाले टॉपिक की बात हो रही है, ये मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था, तो उसे रिलेटेबल आप लिख सकते हो। अच्छा, केसेस को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट में आपको यहाँ पे वही प्रैक्टिस करना है। केस लॉज वाले क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करोगे, उसका एप्लीकेशन आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। शुरुआत में ही समझ लो उसको। सबसे पहला जो फेज़ है आंसर का, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देखो जो भी आपको टॉपिक पूछा होगा किसी ना किसी चैप्टर से, किसी सेक्शन से तो रिलेट होगा, तो आपको ना उस सेक्शन के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है कि भाई मान लो आप CSR की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 135 जो हमने WT में थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी है, तो भाई सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप उसका एक पैराग्राफ में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कौन से सेक्शन पे बात करने वाले हो। अच्छा, आपको सेक्शन नंबर नहीं याद है तो ऐसा नहीं करना है कि जो याद आया लिख दिया। उसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर आपने सेक्शन नंबर रॉन्ग लिखा तो आगे का पूरा आंसर गलत माना जाता है, क्योंकि आप सेक्शन 135 का कंटेंट तो समझा रहे हो, लेकिन नंबरिंग में आपने मिस्टेक करके 136 लिख दिया। इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, अपना POV उनका POV में बहुत फ़र्क है, वही मार्क्स चले जाते हैं। वो अपना POV बोलता है, बोले सर आंसर तो पूरा सही है ना, सेक्शन नंबर ही तो गलत है, आधा मार्क 1 मार्क काट लो बाकी दे दो। बोलते नहीं ऐसा नहीं है, आपने 136 जो सेक्शन नंबर लिखा टाइटल, उसके अंदर जो कंटेंट समझाया ना वो इसका है ही नहीं, समझ आ रहा है, तो ये तो पूरा रॉन्ग है। आपने 136 तो समझाया नहीं, तो गए मार्क्स, तो पूरा 0 हो जाता है। अब सेक्शन नंबर का गेम ऐसा है, याद रहे तो लिखो, नहीं याद रहे तो नहीं लिखना चाहिए, गलत लिखा तो रिस्क है। फिर थोड़ा डिप्लोमेसी पे आ जाते हैं अपन। अब सेक्शन नंबर तो याद है नहीं, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखे, तो बोला सर एज़ पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब वो रेलेवेंट में क्या है वो आपको भी नहीं पता है, इसलिए तो आपने लिखा नहीं। चेकर भी समझ गया कि आता होता ना तो होशियारी मारता, सामने से लिखता, अंडरलाइन भी करता पेंसिल से उसको, है ना, बॉक्स बनाता कि देख सेक्शन नंबर लिखा है, ठीक से पढ़ ले। बट नहीं आता है तो क्या करे, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे करके अपन जाने देते हैं। ये डिप्लोमेटिक तरीका है, चेकर समझ जाता है कि इसको सेक्शन नंबर नहीं पता है। अच्छा नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कंटेंट तो आपने फिर सही लिखा होगा, तो उसका हाफ मार्क या 1 मार्क वो कट कर सकते हैं, बाकी के मार्क्स आपको मिलेंगे जितना आपका कंटेंट करेक्ट है। बट गलत नंबरिंग किया तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें ना श्योर हो तो लिखना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, सेक्शन नंबर होता है 135, फिर उसके अंदर होता है सब सेक्शन, ऐसा भी होता है, फिर इसके अंदर भी कुछ आता है क्लॉज, फिर उसके अंदर आता है सब क्लॉज, ऐसा भी होता है ना, ये सब भी चीज़ें होती है। अब बोले सर इसका ही प्रॉब्लम है, इसका क्या करें। देखो आपने सेक्शन नंबर सही लिख दिया, चेकर खुश हो जाएगा, चलो सेक्शन लिखा है। सब सेक्शन भी आपने सही लिख दिया, क्या बात है, सब सेक्शन भी करेक्ट लिखा है। आपने क्लॉज नंबर भी लिख दिया, क्लॉज नंबर A, सब क्लॉज भी सही लिख दिया, सब क्लॉज नंबर 1। सोचो चेकर का रिएक्शन क्या होगा, कि आंखों से आंसू आ जाएंगे, बोले यार क्या इंसान है, मतलब यहाँ तक पहुँच गया, पूरा सही लिख दिया। तो ये अपने को भी लगता है कि अभी तो फिलहाल लग रहा है सर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक शायद ही पहुँचेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सेक्शन नंबर ठीक से याद है, ये सब डिटेल नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट सेक्शन 135 कोट कर सकते हो। कहीं एकदम सब सेक्शन स्पेसिफिक होगा तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पे ये लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक बार ये ठीक है। बट अगेन वही है, गलत नहीं लिखना है, नहीं याद है तो मत लिखो, और अगर है तो प्रॉपरली लिख के आओ, अदरवाइज डिप्लोमेसी से काम चल जाता है।
एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन। समझ आ गया? तो इंट्रोडक्शन में आपको ये सेक्शन नंबर के बारे में, टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, एक पॉइंट खत्म करो। आगे जो सेकंड पॉइंट आएगा वहाँ पे अपने को लिखना है प्रोविजंस। प्रोविजंस का सिंपल मतलब कि सेक्शन के अंदर बोला क्या है। अपने 135 की बात कर रहे थे, CSR समझाना था, तो CSR के सेक्शन में क्या बात बोली हुई है वो पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिखना है। पैराग्राफ्स में नहीं, पॉइंट वाइज। पैराग्राफ्स नहीं लिखने चाहिए, मतलब सजेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बड़े बड़े पैराग्राफ ना पढ़ने में बहुत बोरिंग होते हैं। देखो ह्यूमन माइंड चेक कर रहा है आपका पेपर, अब आपका पेपर पहला चेक कर रहा है, आखिरी चेक कर रहा है, उसका मूड कैसा है, घर पे उस दिन क्या हुआ, सुबह नाश्ते में क्या मिला क्या नहीं मिला, लंच कैसा आया है, कुछ नहीं पता अपने को। तो उसके मूड पे आपका करियर डिपेंड करता है टू सम एक्सटेंट। ख़राब नहीं करना चाहिए, और ऑलरेडी ख़राब है तो और नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं। पैराग्राफ क्या होता है ना, एक तो इतना क्लमजी, वो पढ़ने में तो आलस आ रहा है, बंदा बोर हो रहा है, बोले क्या पढ़ूंगा 20-20 में से, तो आधी चीज़ें अननोटिस चली जाती है। फिर वो मार्क्स कुछ भी रख देगा रैंडमली, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। पॉइंट वाइज होगा ना तो क्लियरली विजिबल रहता है, पढ़ने में एफर्ट कम लगता है, मार्क्स जल्दी मिलते हैं। तो आपको इसके अंदर भी पॉइंट्स में ही लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। तो प्रोविजन है क्या, सेक्शन का मेन कंटेंट आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब केस में क्या होता है, जो क्वेश्चन है ना उसमें लिखा होगा ABC लिमिटेड है, मिस्टर B उसमें डायरेक्टर है, फिर मिस्टर C कंपनी सेक्रेटरी, ये सब पार्टीज़ के नाम, कैरेक्टर्स के नाम लिखे होंगे। ये सारे नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करने, आपको सिर्फ सेक्शन क्या बोलता है वो समझाना है। क्लियर ये पॉइंट? इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे दैट इज़ फैक्ट्स ऑफ द केस। ये सबसे ईजी है, क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट करना है। अब समझाना है कि यहाँ पे हुआ क्या, ABC लिमिटेड कंपनी है, मिस्टर B डायरेक्टर है वो ऐसा बोल रहा है, मिस्टर C कंपनी सेक्रेटरी है वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो जो हो रहा है ना स्टोरी में वही बताना है, क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करके पॉइंट वाइज लिख दो, डन। लास्ट में जो फोर्थ पार्ट आएगा उसको अपने बोलेंगे कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब अब फाइनल स्टोरी। केस में पूछा होता है ना कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट वुड यू सजेस्ट, तो सजेशन लास्ट में देना है, स्टार्टिंग में नहीं। स्टूडेंट स्टार्टिंग में लिख देते हैं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है, सेक्शन के बेसिस पे क्या होना चाहिए वो बताना है। तो पहले सेक्शन तो समझाओ, सेक्शन का नंबर बताओ, सेक्शन समझाओ, उसके बाद फैक्ट्स बताओ, लास्ट में कंक्लूजन दो एज पर द प्रोविजंस। आपका पर्सनल ओपिनियन नहीं मांग रहे, क्योंकि अपने पास उतनी अथॉरिटी नहीं है कि भाई लॉ अपने हिसाब से चलेगा, वैसा होगा नहीं। जो बना दिया है उसके हिसाब से कंक्लूजन आपको देना। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कंपेरिजन एंड कंक्लूजन। अब इसमें करना क्या होता है, आप ये दो चीज़ कंपेयर करते हो कि लॉ में ये बोला है और सिचुएशन में ये हो रहा है, अब कौन सही है कौन गलत है। कंपनी गलत है, डायरेक्टर सही बोल रहा है, CS गलत बोल रहा है, वॉट एवर इट इज़, वो आपको यहाँ पे पॉइंट्स में कंक्लूड करना है। कोई भी केस लॉ वाला आंसर आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्रोच करो, चाहे कंपनी लॉ या अदरवाइज, आपको यही ऑर्डर यूज़ करना है। दिस इज़ यूनिवर्सल। आया समझ में? तो आप इसको नोट्स में लिख के रख सकते हो, लेफ्ट साइड पे पेज खाली है, उसमें ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। हर टेस्ट में आपके माइंड में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस, फैक्ट्स, कंक्लूजन, आपको याद रहे वैसे अपने हिसाब से आप लिख के रख लो। कुछ क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर है पॉइंट्स? अब बोले सर सेक्शन नंबर याद रखने पड़ते हैं कि नहीं, वो भी एक टास्क है ना। मैं सजेस्ट करता हूँ सेक्शन नंबर याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिकॉज देखो, ये जो कंपनी लॉ हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अ सिंगल एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, 1 से लेके 470 टोटल सेक्शंस हैं। तो एक ही एक्ट में से आपको सेक्शंस पढ़ने। अब होता ये है कि बिना सेक्शन के अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा, ये ईजी रास्ता है, सेक्शन नंबर तो याद नहीं करने, बट सब्जेक्ट पे ग्रिप कभी नहीं आएगी। बिकॉज आपको ना ऐसे इंडिविजुअली सारे टॉपिक पता है, लेकिन जो लिंक होना चाहिए आपस में, कनेक्शन बैठना चाहिए सारे टॉपिक्स में, वो तब तक नहीं बैठेगा जब तक सेक्शन नंबर नहीं पढ़ोगे। क्योंकि इन्होंने लॉजिकली सेक्शंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्लेस किया हुआ है। जैसे डायरेक्टर्स की बात हो रही है या ऑडिटर्स की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि ऑडिटर के सेक्शन पूरे एक्ट में रैंडमली कहीं पे भी रखे हुए हैं। वो स्टोरी स्टार्ट होगी आपकी सेक्शन 137, 138 से, और 148 तक वही बात होगी। तो अगर आप ब्लॉक वाइज देखोगे तो सेक्शन 138 to 148 दैट इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स,
तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि यार ये 10-11 सेक्शंस में बात ऑडिटर की हो रही है, सीरीज पता चल जाएगी। अब उसके अंदर स्पेसिफिक कौन से सेक्शन में क्या बोला है वो याद रखने की मेहनत है। बट ब्लॉक पता होता है ना तो थोड़ा माइंड में क्लियर रहता है। 149 से डायरेक्टर शुरू हो जाता है, फिर 201 तक 202 तक वही चलता रहता है। तो आपके माइंड में क्लियर रहता है कि यार डायरेक्टर की कोई बात हो रही है ना, यही ब्लॉक होगा। तो बहुत लॉजिकली उसको प्लेस किया। अच्छा, आप एक एक सेक्शन नंबर के साथ जब पढ़ते हो आपके माइंड में एक मैप बनता जाता है कि ये सेक्शन मैंने पढ़ा हुआ है इस सीरीज़ में से, इसमें ये बोला उसमें वो बोला है। तो इनिशियली लगेगा सेक्शन नंबर याद करना मेहनत का काम है, बट उसके बिना आपको सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में एफर्ट है, थोड़े सेक्शंस याद होने शुरू होंगे ना, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है और सब्जेक्ट के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है कि यार मुझे अब ये सब्जेक्ट समझ में आता है। उसके बिना आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला कोई भी लॉ में। तो जो एक एक्ट पढ़ रहे हो, लाइन में सेक्शंस आ रहे हैं, ट्राई करो कि सेक्शन नंबर याद हो। और इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। रीज़न बीइंग मैं आपको एक दिन में 50 सेक्शन नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक दिन में 2 या 3 या 4 सेक्शन पे बात होगी, उससे ज़्यादा नहीं होने वाली। तो अगर आप हर रोज़ 2-2, 3-3 सेक्शन याद कर रहे हो तो 100 दिन के अंदर क्या 80, 90, 100 सेक्शन भी याद नहीं हो सकते? दिन का एक तो याद हो ही सकता है, बार बार रिवाइज भी तो करोगे। तो पूरी बुक में अगर 250 सेक्शन है, 250 में से अगर आपको 100 याद हो गए और एग्जाम में जो 15-20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 10 क्वेश्चन आपकी वो 100 की लिस्ट में से मैच हो गए, तो आपके पूरे पेपर में 8-10 सेक्शन नंबर कोट किए हुए दिखेंगे। आपका काम हो गया। जो चेकर के माइंड में इंप्रेशन क्रिएट करनी है वो हो गई और आपका पेपर अच्छा निकल गया। क्योंकि वो हाफ 1 मार्क का जो फर्क पड़ता है इन टोटल दैट विल कन्वर्ट इनटू 5 to 7 मार्क्स। तो ऐसा नहीं कि सेक्शन नंबर के बिना कोई पास नहीं हो सकता, बट थोड़ा एक माइनर डिफरेंस आ सकता है। माइनर मतलब 4 to 5 मार्क्स। तो कोशिश पूरी करनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट वही करता हूँ कि आप सेक्शन नंबर जो है उस पर डे 1 से एफर्ट करो, बैकआउट मत करो, इग्नोर मत करो। सेक्शन आता है ना जब आंसर में, तो उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ जाने का, उसको पढ़ने का बार बार पढ़ने से अपने आप वो रिकॉल हो जाएगा। एंड लर्न करने के लिए एक और ट्रिक है, घर पे जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आज CSR पढ़ाया, सपोज सेक्शन 135 आया, तो आप है ना एक रफ नोटबुक या एक रफ पेज लेके बैठो, उस पर अपने हाथ से लिख लो सेक्शन 135 CSR, बस इतना। अब वो पेज आपने फाड़ के फेंक भी दिया ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब आपने लिखा ना अपने हाथ से, वो फोटो मेमोरी बन जाती दिमाग में, चीज़ें ज़्यादा याद होती है। स्कूल टाइम में पता है वो 5-5 बार लिखवाते थे, इतना इरिटेटिंग लगता था। बोले यार इंसान है, हम जानवर है क्या, गधों की तरह मजदूरी, गधा मजदूरी बोलते थे, मैं गधों की तरह मजदूरी करा रहे हैं, आपको ऐसे ही लगता था। बट लिखने से चीज़ें ज़्यादा याद होती है। 50% रिटेंशन साइंटिफिक है, बढ़ जाता है। आप ओरली याद करो और लिख के याद करो। तो सेक्शन नंबर में आपको राइटिंग करना चाहिए, और कहाँ पूरा डिटेल में कुछ लिखना है, खाली टाइटल ना 135 CSR इतना तो लिख सकते हो। पेज फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रफ पेज ले लो, लेकिन आपका लिखा हुआ आपको ज़्यादा याद होगा। तो ये चीज़ करनी है। सब सेक्शन के लिए मैंने आपको बोला कि इस पर प्रेशर नहीं लेना है अभी, पहले सेक्शन नंबर पे फोकस कर लो, वही बहुत है। बाकी चीज़ों में क्या याद करना है क्या नहीं, जैसे अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताता जाऊँ। क्लियर है पॉइंट, समझ आ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सिलेबस में देख लेते हैं क्या है, लिखना कैसे मैंने आपको बताया। अब चैप्टर्स की तो पूरी लिस्ट है, चाहिए उतने चैप्टर अवेलेबल है, पढ़ते जाएंगे आराम से। सिलेबस में बाइफर्केशन है पार्ट वाइज। JIGL में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आपको वहाँ कुछ बोला नहीं। यहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने 60-40 में डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक चल रहा है, फर्स्ट पेज ऑफ योर इंडेक्स, दैट इज 60 मार्क्स। और जो सेकेंड पेज पे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं वो सारे हैं 40 मार्क्स। उसमें मेनली बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, डायरेक्टर्स, वो सारे उन्होंने एक ब्लॉक में रखे हैं 40 मार्क्स के लिए। तो पेजेस वाइज भी आप देख सकते हो कि इसमें कितना कंटेंट है और आपको कितना एफर्ट करना है। क्लियर? अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अपने सीक्वेंस में ही जाएंगे, चैप्टर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। यहाँ मैं रैंडमली नहीं स्टार्ट करूँगा, तो डायरेक्टली आप चैप्टर 1 पे आ जाओ। चैप्टर 1 आपका रिवीजन चैप्टर है। या आप में से कितने लोगों ने EET नहीं दिया है, मतलब ग्रेजुएशन के बेस पे डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री? 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं आपको पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिलेट हो जाएगा। जिन्होंने EET पढ़ा है, आपको ये एडवांटेज है कि आपने ये चीज़ें पहले सुनी हुई है। अब वो एडवांटेज है या बोर हो जाओगे अलग बात है, लेकिन टॉपिक वही आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ा है तो मुझे रिवाइज करा देना, और क्या। हाँ, तो इंडिया में जो कंपनीज का फॉर्मेट है, जो कंपनी सेक्टर चल रहा है, उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी प्रोविजंस बनाने चाहिए बनाए। हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं ताकि आपके माइंड में क्लियर रहे कि कंपनी वाला सिस्टम है क्या। आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस में अगर रिकॉल कराऊँ तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप पढ़ चुके हो। बिजनेस करने के लिए कौन कौन से टाइप की एंटिटी बनती है, कुछ नाम ध्यान में? सोल प्रोप्राइटर, ये सब कुछ पढ़ा है आपने? सोल प्रोप्राइटर होते हैं, इंडिविजुअली आप बिजनेस कर रहे हो, और इस टाइप की एंटिटीज़ पार्टनरशिप फर्म, और बाकी LLP। फिर एक OPC आया है, 1 पर्सन कंपनी, उस पर बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने ऐसा बोलते हैं। हाँ, फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, AOP, BOI, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब फॉर्मेट है। और कुछ बचा?
और कोई टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अदर देन बिजनेस, थोड़ा चैरिटी साइड पे? NGOs, उसमें भी ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एक सेक्शन 8 कंपनी करके बनती है, ये सब होता है। ये सब टाइप की बिजनेस एंटिटीज़ हम अपनी नीड के हिसाब से बनाते हैं। वन ऑफ देम इज़ कंपनी। अब ये कंपनी जो बनाई जा रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी, आपका रिस्क कम हो जाता है। अब सपोज मुझे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है जिसमें ना लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा रॉ मटेरियल लगेगा, क्रेडिट पे गुड्स लेने पड़ेंगे, सामान नहीं बिका तो नुकसान हो जाएगा। अब मैं प्रोप्राइटर के तौर पे अगर ये काम करता हूँ, हैवी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो लॉसेस चुकाने के लिए मुझे मेरी पर्सनल असेट्स, गाड़ी, घर सब कुछ बेच के पैसा देना पड़ेगा। बट अगर मुझे इस लॉस के रिस्क से अपनी फैमिली को और खुद को बचाना है तो क्या करूँ, मैं कंपनी फ्रेम कर सकता हूँ। कंपनी में मेरे साथ और भी इन्वेस्टर्स होंगे तो फंडिंग भी ज़्यादा आएगा, और जितना मैंने इन्वेस्ट किया ना उतनी ही मेरी रिस्क, कि भाई अब कंपनी डूब गई, नुकसान हो गया, तो जितनी कैपिटल लगाई है उससे ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत मुझे नहीं। दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज जिस वजह से लोग कंपनी फ्रेम करते हैं। अब इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या स्टेप लिया है, लीगल प्रोविजनिंग क्या की है, पहले उस पर बात करते हैं, बाकी फिर उसके एडवांटेजेस और वो सब पे बात करेंगे। इंडिया में अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ के लिए कानून है, इंडिया बहुत सारे लॉज हैं, यूज़ भी नहीं होते, बना के रखे हुए हैं। ये वैसे ही जैसे आप लोग कपड़े खरीद के रखते हो, लड़कियाँ स्पेशली, है ना, खरीद के रखे हुए हैं, इकट्ठे कर लिए, पहनने का टाइम आता है तब कुछ होता नहीं है, फिर नया लेके आते हो, पुराना वाला इकट्ठा होता रहता है, वो प्रॉब्लम आता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, इंडिया में इतने सारे लॉज बने हैं, आधे से ज़्यादा तो यूज़ भी नहीं होते। बीच में मोदी गवर्नमेंट का जब फर्स्ट टर्म था, आई गेस 2018 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ना अपने फर्स्ट टर्म के वो जो मैनिफेस्टो नहीं आता, प्रॉमिसेस करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये सब करेंगे, तो उसमें उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी ना तो हम लोग पुराने कानून जो अब काम के नहीं हैं वो हम डिलीट कर देंगे, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था। और 4 इयर्स कंप्लीट हुए 2018-19 में, तब उन्होंने ऐसा किया भी। आप बिलीव नहीं करोगे कितने सारे कानून ऐसे थे जो उन्होंने डिलीट कर दिए। दैट क्वांटिटी वाज अराउंड 1200 एक्ट्स डिलीट कर दिए जो पड़े हुए थे, कोई यूज़ नहीं करता था। अच्छा, एक ही सब्जेक्ट पे 4-4 एक्ट बने हुए थे, गवर्नमेंट खुद भी बना के भूल जाती है, फिर नई सरकार आती है वापस नया बनाती है, पुराना वाला रेफर ही नहीं करती। अब इससे वजह कन्फ्यूजन क्या होता है, एक ही मैटर पे 4 कानून होंगे, तो जब कोई कोर्ट केस में, मतलब कोई ऐसा केस जाएगा कोर्ट में और वहाँ पे मैटर चल रहा होगा, तो एक लॉयर फर्स्ट एक्ट फॉलो करेगा क्योंकि उसको उसमें जीतने का चांस दिख रहा है, दूसरा लॉयर दूसरे वाले एक्ट का कोई सेक्शन लेके आएगा, बोले इसमें तो ऐसा लिखा है, और कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अब परेशान कौन होगा, जज। बोले क्या करूँ मैं, दोनों कानून सरकार के बनाए हुए, इसका फेवर करूँ कि उसका करूँ, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत बढ़ता था। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्सोलीट लॉज उन्होंने डिस्कार्ड कर दिए, ख़त्म कर दिए। उसके बाद भी इतने सारे लीगल लॉज जो है हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। कंपनीज एक्ट की बात करें तो जो एक्ट आया वो कौन से ईयर में आया, 2013। दिस इज़ द नेम ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। इसमें भी सेम प्रोसेस है, एक बिल प्रेजेंट किया गया था, वो आया था 2012 में, और फिर वो एक्ट 2013 में पास हुआ। इफेक्टिवली ये अप्लाई कब से हुआ, 1 अप्रैल 2014 से। तो इसके पहले इंडिया में कोई कंपनी का कानून था ही नहीं, 1956। इसके पुराना वाला भी एक्ट था, दैट वाज 1956। इसको हटा के फिर ये नया लेके आए। अब 1956 का कानून मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद बना, और सीधा 2013 में नया लेके आए। तो इन बिटवीन पुराना कानून चल रहा था इतने साल से, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी होगी, बहुत ज़्यादा टर्म नहीं हो गया 56 टू 2013। इस एक्ट को बार बार टाइम एंड अगेन अमेंड करते थे। अमेंड करने का मतलब रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस की नीड है वहाँ कर दिया। अब देखो, एक गाड़ी को रिपेयर कर करके चला रहे हो, कब तक चलेगी? एक पॉइंट ऐसा आ जाता है तब क्या लगता है, अब इसको बेच दो, नई गाड़ी ले लेते हैं। समझ आ रहा है? ये नई गाड़ी ले ली इन्होंने यहाँ पे, पुराना एक्ट पूरा हटा दिया, पूरा ही चेंज करके नया ले गए आगे। बोला अब ये रिपेयरिंग वाला काम नहीं चलेगा। आया समझ में? ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। देखो, पुराने वाले एक्ट में ना 651 सेक्शंस थे। सुन के लगता है नहीं पढ़ना है सब, है ना। यहाँ पे एक उन्होंने आपके लिए डिस्काउंट कर दिया 470। तो चलो थोड़ा मोटिवेशन तो आया, ये भी ज़्यादा ही है बट फिर भी मोटिवेशन आया कि चलो इसके कंपैरिजन में अच्छा लग रहा है। मैं इसलिए पहले ही बताता हूँ, ये नहीं बताऊँगा तो लगेगा ये भी बहुत ज़्यादा है, फिर और डिस्काउंट मांगोगे। तो स्टार्ट यहीं से करता हूँ कि सीधा आपको लगे कि हाँ ये बेटर है, अपने पढ़ सकते हैं। अच्छा, अमेंडमेंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद आज 11 ईयर्स हो गए। इसमें भी बीच में अमेंडमेंट्स बहुत बार आए। 2015 में आया, 17 में आया, 19 में, 20 में, 21 में, चलता रहता है। 5-10 सेक्शन में कुछ मिनिमम चेंजेस होते हैं, तो उसका एक अलग से ड्राफ्ट निकाल देते हैं। बोला मेन एक्ट यही रहेगा, जिन 10 सेक्शन में चेंजेस है उसकी लिस्ट यहाँ पे दे दिए, वो चेंज कर दो, बाकी सेम चलता रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट एक्ट। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015,
2017 ऐसे चलता रहता है। तो ये सब बेसिक है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ मैनेज कौन कर रहा है, मतलब इंडिया में कंपनी सेक्टर कौन मैनेज कर रहा है? गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, उनका एक डिपार्टमेंट जिसको अपने बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA बोला जाता है। तो मतलब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हो गया जो इसको हैंडल कर रहा है। अच्छा, इस MCA में अभी करंटली कौन मिनिस्टर है? निर्मला सीतारमन, जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो MCA कॉरपोरेट मिनिस्ट्री भी उनके पास है वो पोर्टफोलियो, और बाकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो भी उनके पास है। तो दोनों चीज़ें कनेक्टेड भी हैं, तो वही हैंडल कर रहे हैं। अपना जो इंस्टीट्यूट है वो इसी की एक बॉडी है, ठीक है, सबऑर्डिनेट बॉडी है। तो ICSI इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ MCA। तो वो आपको अथॉरिटी पता चलेगी कि अपना इंस्टीट्यूट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है डायरेक्टली, या उन्हीं ने क्रिएट किया हुआ है वैसा। तो कॉरपोरेट सेक्टर को जो एंटिटी या जो मिनिस्ट्री चला रही है वही अपना इंस्टीट्यूट भी गवर्न कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो MCA की हम बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल बॉडी है, मिनिस्ट्री है। अच्छा, ये लोग दिल्ली में बैठ के पूरे इंडिया की कंपनीज़ का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनीज़ कितनी है? कुछ नंबर कहीं पे पढ़ा आपने? टोटल कितनी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड है? अप्रॉक्स लैक्स में है, अराउंड 17 लैक्स, 17 लाख कंपनियां जो है इंडिया में रजिस्टर्ड है। और कंपनी सेक्रेटरीज कितने हैं जो मेंबर है? 72,000, ये डेटा है। तो रेशियो अच्छा है, मतलब 17 लाख कंपनियों का काम पड़ा है और 72,000 मेंबर्स है ICSI के, तो सबको काम मिलेगा। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि डेटा सजेस्ट करता है काम सबको मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें से प्रैक्टिसिंग वाले अलग है, अदर्स अलग है। जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है दे आर अराउंड 19,000, जिनकी खुद की प्रैक्टिस है, जो खुद एज एन इंडिविजुअल या पार्टनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इतने ही है। तो आप रेशियो देख लो, तो बहुत सारी कंपनीज का काफ़ी काम पड़ा हुआ है और मेंबर्स लिमिटेड है। तो आपके पास वर्क स्कोप कितना अच्छा है इन फ्यूचर, वो यहाँ से क्लियर हो जाता है। और ये डेटा ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो MCA जो है न्यू दिल्ली से कंट्रोल कर रही है। 17 लाख कंपनियों का डेटा ये लोग अकेले संभाल सकते हैं या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना पड़ेगा? इन्होंने अथॉरिटी को डेलीगेट किया जोन वाइज, उसको बोलते हैं रीजनल डायरेक्टर्स। जोन्स में डिवाइड कर दिया, बोलते हैं ना, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन, ऐसे करके 7 जोन्स में डिवाइड किया। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, साथ में देख सकते हो। तो 7 जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया। सेकंड थर्ड पेज पे देखना, देख लो साथ साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बनाया उसको नाम क्या दिया? रीजनल डायरेक्टर। ये एक इंडिविजुअल पोस्ट भी है रीजनल डायरेक्टर की। एक जोन में 3-4 स्टेट्स तो आएंगे कम से कम। वेस्टर्न जोन आ गया तो उसमें राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, ठीक है, गोवा आ गया। तो ये सारे स्टेट्स कवर कर लिए। अब रीजनल डायरेक्टर बोल रहा है, बोले सर मेरे जोन में 4 स्टेट्स है, मैं भी कितना काम करूँगा? तो इतना सारा काम अकेले करना पॉसिबल नहीं है। बोले कोई बात नहीं, फर्दर डेलीगेशन कर देते हैं। फर्दर डेलीगेशन में इन्होंने रखा ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इनको अपॉइंट किया गया स्टेट वाइज, हर स्टेट में एक ROC। तो बोले अपना अपना स्टेट का डेटा संभालो, एडमिनिस्ट्रेशन आप देख लो। अपने गुजरात में जो ROC है उसका ऑफिस अहमदाबाद में। अच्छा, इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 ROC है, एक ही स्टेट में 2-2 ROC। रीज़न बीइंग बर्डन ऑफ वर्क, कि भाई अकेले एक ROC पूरा स्टेट नहीं संभाल सकती। इसमें एक स्टेट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई ROC, पुणे ROC। आपको पता है कितना बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर है महाराष्ट्र। दूसरा तमिलनाडु, यहाँ पे है चेन्नई और कोयम्बटूर। तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 ROC में पूरे स्टेट को डिवाइड कर दिया। बाकी पूरे इंडिया में हर स्टेट में एक ROC और कहीं पे भी 2 ROC नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। इसके आगे कोई फर्दर डेलीगेशन नहीं किया। तो अगर आप अथॉरिटी वाइज देखो तो सबसे जूनियर अथॉरिटी या फर्स्ट लेवल अथॉरिटीज ROC, उसके ऊपर RD, उसके ऊपर MCA। हमारी एज अ कंपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनको सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना। हमारी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है ना, इनको सब पता होना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपडेट करने की हमारी है और ये अपडेट्स रेगुलर देते रहना पड़ता है। 50 चीज़ें होती है। अब इसी के लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी जो बोलते हैं कंप्लायंस ऑफिसर, तो कंप्लायंस ऑफिसर का काम ही यही है भाई, ROC को जो भी अपडेट्स चाहिए, हर चीज़ की डेडलाइन है, हर चीज़ ना फॉलो करने पे पेनल्टी है। तो आप रिस्पॉन्सिबल हो आपकी कंपनी या क्लाइंट के लिए ROC को सारी फाइलिंग और अपडेट्स करना। आप नहीं करोगे कंपनी पे पेनल्टी आएगी, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखने का काम आपका है। तो इसलिए कंप्लायंस ऑफिसर बोला जाता है एक कंपनी सेक्रेटरी को। तो इनको रिपोर्टिंग करने का काम आप करते रहो। मतलब आपकी कंपनी में क्या चल रहा है इनको सब कुछ पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब ये सारी अथॉरिटी बना दी, मतलब कंपनी और ROC इनका तो कम्युनिकेशन रेगुलर हो गया। अब पता है जहाँ ज़्यादा रेगुलर कम्युनिकेशन होता है वहाँ क्या होता है? झगड़ा होता है,
डिस्प्यूट होता है, ऐसा होता है। अच्छा आप ही देख लो, आप आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में देख लो जिनसे ना बहुत रेगुलरली मिलना नहीं होता है, कभी कभार बात होती है, उनसे कभी कोई ऐसा मन मुटाव, कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट होता है क्या? 2-4 दिन में एक बार बात हुई, हफ्ते में एक बार बात हुई, महीने में एक बार बात हुई, तो अच्छे से बात करेंगे, हाय हेलो किया, मिले बैठे, हालचाल पूछा, खत्म हो गया, चले गए। लेकिन जिनसे रोज़ बात होती है, जिनको हर बात बताते हैं अपन जाके, जिनकी हर बात सुनते हैं, फिर क्या होता है? वहाँ पे डिस्प्यूट होता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाता है, झगड़ा हो जाता है, वो सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे भी तो यही होने वाला है, कंपनी और आरओसी रेगुलर इतना टच में रहेंगे तो झगड़ा होगा। तो अगर झगड़ा होगा तो सॉर्ट आउट कौन करेगा? कोई तीसरा चाहिए ना सॉर्ट आउट कराने के लिए, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे इन्होंने रखा है। अब सॉर्ट आउट कराने के लिए जो अथॉरिटी है उसको बोलते हैं NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट लाइक अथॉरिटी, कंपनी लॉ का स्पेशल कोर्ट है, वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाना, फिर तारीख पे तारीख देंगे, हो जाएगा काम, झगड़ा चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो बोला इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है, ये भी जा सकता है NCLT और ये भी जा सकता है। क्लियर हुआ? ये लोग सॉर्ट करेंगे। अच्छा इनसे सॉर्ट नहीं हुआ तो कितनी बार झगड़ा बढ़ जाता है। आपको दोस्तों में होता है ऐसा? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़ा होता है ऐसा? ग्रुप लेफ्ट वाला है कोई? ऐसे होता है ना, ग्रुप में झगड़ा हो रहा है तो लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में तो 2 दोस्तों में झगड़ा हो गया, थोड़ी तू मैं हो गई ग्रुप में, एक कर देता है ग्रुप लेफ्ट, फिर एडमिन बीच में आता है, अरे यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐड कर देता हूँ। जैसे ऐड करता है फिर क्या होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है वापस, वो जो लेफ्ट हुआ था ना वापस लेफ्ट हो जाता है। हाँ तो थोड़ा तो अपना इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है, एक बार तूने ऐड किया मैं थोड़ी ना ऐड हो जाऊँगा, लेफ्ट कर दिया, तीसरी बार ऐड किया फिर लेफ्ट कर दिया, चलता रहता है ऐसा। फिर एडमिन गुस्सा हो जाता है, बोले ये क्या भाव खा रहा है फालतू का, कितनी बार ऐड करूँगा, जा अब नहीं करूँगा। अब वो वेट कर रहा है, बोले ऐड कर मैं वापस लीव करता हूँ, उसको 2 घंटे तक ऐड नहीं किया, अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बोले ऐड ही नहीं किया, पता नहीं वापस ग्रुप में लेंगे भी या नहीं मुझे, मतलब तो पता था फिर ऐसा होगा तो फिर बार बार लेफ्ट नहीं करना चाहिए था। अब अगर झगड़ा हो रहा है तो किसी तीसरे को बीच में आके सॉर्ट कराना पड़ेगा। अब तीसरे ने सॉर्ट कराने की ट्राई की, थोड़ा बहुत सॉर्ट होने लगा, फिर और झगड़ा बढ़ गया, ये बोलता है मेरे से तो मानने वाले नहीं भाई, तू देख ले। समझ आ रहा है? अब NCLT की बात नहीं मानी तो फिर आगे क्या हो सकता है, इससे भी एक सुपीरियर अथॉरिटी NCLAT, इसने अपना डिसीजन दिया, दोनों में से किसी एक को मंजूर नहीं है, तो हायर अथॉरिटी में कौन है? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर? तो ये इससे सुपीरियर होगी। अच्छा इनकी बात भी नहीं मान रहे तो ये तो दोनों बहुत हीट है फिर ना, NCLAT मतलब। अब और क्या करें, इसके ऊपर सीधा अपने पास एक ही ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं आएगा बीच में। रीजन बीइंग ये दिस इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट, ऐसा आप मान लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट एंड उसके ऊपर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। अब बहुत सारे मैटर्स में यही लास्ट अथॉरिटी होती है, बहुत सारे मैटर में अलाउड होता है कि आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट में वो रिट पिटिशन वाले मैटर में जा सकते हो, तो डिपेंड करता है। तो या तो NCLAT लास्ट है या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसकी बात भी नहीं सुनते आप, हो सकता है ऐसा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वो भी नहीं मान रहे, तो फिर गलती आपकी, बहुत हो गया। कितने लोग आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये भी बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल जजेस हैं, इनकी बात नहीं सुनी, ये हाई कोर्ट के बराबर है, इनकी बात नहीं सुनी, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अभी भी नहीं सुन रहे। तो आपको थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप ज़्यादा जिद्दी हो, गलती हो तो मान लेनी चाहिए फिर, ठीक है। तो इसके आगे आपके पास और कोई रास्ता नहीं, समझ आई? तो ये सारी अथॉरिटीज़ कौन है? जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। ये सारी अथॉरिटीज़ कौन है? जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या सॉर्ट आउट कर रही है। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। तो ये सब मैनेजमेंट के बारे में कि कंपनीज एक्ट इंडिया में काम कैसे कर रहा है। अब एक्ट की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर सेक्शंस कितने हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो कैसे डिवाइड किया वो समझो। क्वांटिटी तो मैंने आपको बताई दी। कंपनीज एक्ट को इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इनको ना चैप्टर्स बोला जाता है। अब टोटल कितने पार्ट्स हैं? 29 चैप्टर्स। जैसे मैं आपको भी ऑडिटर वाला एग्जांपल नहीं दे रहा था कि भाई 138 सेक्शन से लेके 148 तक है, दैट इज़ 1 चैप्टर। फिर 149 से 170 तक होगा दूसरा चैप्टर। ऐसे टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 29। और इन टोटल 29 चैप्टर्स में टोटल सेक्शन कितने? 470, जो डेटा आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग द एक्ट। एक्ट में सेक्शंस के अलावा और भी कुछ होता है क्या? एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल क्या है? सिंपल टर्म्स में लिस्ट, इट इज़ अ लिस्ट। और इसके बारे में अपने बात करेंगे जब आगे टॉपिक्स आएंगे। एक मैं आपको शेड्यूल 7 बताऊंगा CSR वाले टॉपिक में, और एक जो अपने बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वर्टिकल बैलेंस शीट, उसके बारे में आता है शेड्यूल नंबर 3। तो वो जब अकाउंटिंग वाला पार्ट आएगा तो उसमें बात करेंगे, बट अभी फिलहाल सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको ध्यान रख सकते हो। क्लियर? तो ये हो गए सेक्शंस एंड शेड्यूल्स। एक्ट के बारे में बेसिक बातें आपको पता चल गई। अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक इसके साथ नया पॉइंट लेके आए, उसको बोलते हैं रूल्स। अब ये समझ लेते हैं कि रूल्स क्या है। एक्ट एंड रूल्स आर 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, बट इनका कनेक्शन क्या है वो आप समझ लो। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, क्वेरी है तो बोलो। ये सब क्लियर है इन्फॉर्मेशन? ठीक।
तो एक है एक्ट और दूसरा है रूल्स। ऑब्जेक्टिव समझना, दो अलग अलग डॉक्यूमेंट क्यों हैं। पुराने एक्ट में अपने 1956 वाला जो एक्ट था उसके अंदर ना ऐसा कोई रूल्स वाला फॉर्मेट नहीं था, जो है सब कुछ एक्ट में ही है। बट पुरानी गलतियों से हम सीखते हैं, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को सीखा। अब देखो एक्ट में अगर कुछ भी चेंज करना है सपोज, तो चेंजेस करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट का प्रोसीजर आपको पता ही है कैसा है। पार्लियामेंट में कुछ भी प्रपोजल लेके जाओगे तो ऑपोजिशन मेंबर्स और रूलिंग पार्टी के मेंबर्स दोनों का कंसेंट चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग चाहिए, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। अब ये इतना आसानी से होता है क्या? देखा है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को कभी देखा है? वहाँ पे ऑपोजिशन जो है वो कितनी बार हंगामा कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, कितनी बार वॉकआउट कर रहा है, एजेंडा डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर इनके चक्कर में पड़ गए, पार्लियामेंट के चक्कर में, तो अमेंडमेंट कराते कराते बहुत देर हो जाएगी। तो इसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाला गया, बोले काम करते हैं, हम कंटेंट को डिवाइड कर देते हैं। जो स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक मतलब जिसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपने लिख दिया वो चलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक, उसको रख देते हैं एक्ट में, सेक्शंस में, प्रोविजंस को। अच्छा, जो डे टू डे वर्किंग रूल्स होते हैं ना, डे टू डे में क्या होगा, जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो आरओसी में, तो एक फॉर्म की ना फाइलिंग फ़ीस होती है। अब मान लो किसी फॉर्म की फाइलिंग फ़ीस है 500 रुपये। अब एमसीए को लग रहा है कि इसको बढ़ा देना चाहिए, महंगाई बढ़ रही है, फॉर्म की फ़ीस भी बढ़नी चाहिए, उन्हें 500 का 750 कर देते हैं। आप बताओ कितना बड़ा चेंज है ये? बहुत बड़ा चेंज है, छोटी सी बात है ना, फॉर्म का फ़ीस बढ़ानी है। अब ये मैटर लेके अगर पार्लियामेंट में गए और वहाँ पे वो पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में हंगामा करवा के इसको पास कराने गए, तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक तरीका ये निकाला कि ऐसे सब प्रोसीजरल मैटर्स, प्रोसीजर, डे टू डे प्रोसीजर्स, उसको हम रख देते हैं रूल्स में, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट। अच्छा, रूल्स को अमेंड करने की अथॉरिटी दे देते हैं एमसीए को। पार्लियामेंट में ये सब पास हो रहा है, सबकी सहमति से ही हो रहा है, बट ये चीज़ इस तरीके से हम सेपरेट कर देते हैं। इन फ्यूचर क्या होगा, अगर हमें ये माइनर चेंज करना है जो रूल में लिखा है, तो पार्लियामेंट नहीं जाना है, हम सीधा क्या करेंगे, एमसीए को, बोले एमसीए खुद ही डिसीजन लेके उसको चेंज कर सकती है। तो पार्लियामेंट के प्रोसीजर को बाईपास करने के लिए एक रास्ता बनाया गया, दैट इज़ रूल्स। और ये रूल भी पार्लियामेंट में ही पास हुए कि ऐसा हो सकता है, एमसीए ये कर सकती है, ये सब ने पास कर दिया, बट वन टाइम हो गया। अब ये पास हो गया ना, तो इस वाले मैटर में डिसाइडिंग अथॉरिटी एमसीए, पार्लियामेंट बीच में नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं, छोटे मोटे मैटर यहाँ पे रखे जाते हैं। क्लियर? अच्छा, रूल्स में और एक्ट में फ़र्क क्या है? यहाँ पे आते हैं सेक्शंस जो 1 से लेके 470 तक जाएंगे, जो यूनिक है आप याद कर सकते हो। रूल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी इन द सेंस शेयर कैपिटल के रूल्स अलग, डिबेंचर के रूल्स अलग, ऑडिटर के रूल्स अलग, डायरेक्टर के अलग, प्रोस्पेक्टस के अलग, ऐसे हैं। और सब में आता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, यहाँ पे भी आएगा। समझ आ रहा है? अब कितने रूल नंबर 1 याद रखोगे, तो उसका सब कैटेगरी भी कोट करनी पड़ेगी कि शेयर कैपिटल के रूल्स है, कि डिबेंचर के रूल्स है, ये ऑडिटर के रूल्स है। तो रूल नंबर याद करने पे अपने को फोकस नहीं करना है, वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सेक्शन नंबर पे फोकस करेंगे, बट रूल नंबर अगर आपको नहीं याद है, इट इज़ ओके, चलेगा। क्लियर हो गया? फिर इसमें आते हैं फॉर्म नंबर, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं, ये आपको याद रखना चाहिए। प्रोसीजर वाले आंसर में अगर आप फॉर्म नंबर नहीं लिखोगे तो मेन कंटेंट ही गायब हो जाएगा। तो फॉर्म नंबर है, फिर होती है टाइम लिमिट्स, ये सब आपको याद रखनी है। सेक्शन नंबर है वो आपको याद रखना है। रूल नंबर जो होते हैं वो याद नहीं रखने। एक और चीज़ें याद नहीं रखनी, पेनल्टी, उसका भी रीज़न है, हर सेक्शन में पेनल्टी है। कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख है, कहीं 6 महीने की जेल है, कहीं 3 महीने की जेल है, सब एक जैसा लगता है। तो जितने सेक्शन पढ़ोगे उतनी पेनल्टी। कितने नंबर्स याद रखोगे? पेपर में पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूछते नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन में लोग यूज़ करेंगे भी, बट प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बोलता हूँ आप ये चीज़ों पे इतना अभी स्ट्रेस मत लो, आप पहले सेक्शन नंबर और ये सब तो याद रख लो। इतना भी कर लोगे ना, एग्जाम निकल जाएगा। ये याद रहता है, किसी को नंबर्स याद रह जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको इसके लिए इंसिस्ट नहीं करता कि याद करना है, पर ये सब चीज़ों में आपको फोकस पहले से करना चाहिए। क्लियर? ये पॉइंट पता चला? तो अपन ने एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है वो समझ लिया, एमसीए का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो समझ लिया, अपेलेट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी वो सारी चीज़ें देख ली, और इसके अंदर के कंटेंट के बारे में बात हो गई। तो इंट्रोडक्शन अबाउट द कंपनीज एक्ट मैंने आपको पूरा बता दिया। क्लियर? अब इसमें थियरी में देख लेते हैं, कोई पॉइंट पेंडिंग हो तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज़ काफ़ी। स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट पेज पे एमसीए और आरओसी वाली बात भी हो गई, तो ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। एक सिर्फ छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ, फिर अपने इसको कंपनी लॉ को पैकअप करते हैं। दैट इज़ डॉक्टर जे ईरानी कमिटी रिपोर्ट, पेज नंबर 3 पे आपको एक आंसर मिलेगा। इसके कनेक्टेड है तो बता देता हूँ।
अब जैसे 1956 वाला एक्ट था, सिंपल स्टोरी है, उसके बाद 2013 के टाइम पे गवर्नमेंट को लगा कि नया एक्ट आना चाहिए, अब ये बहुत पुराना हो गया, तो इसके ऊपर यार सोचने का काम भी तो करना पड़ेगा। आप सोचो 470 सेक्शन में एक एक लाइन जो लिखी है किसी ने सोची होगी ना बैठ के, तो ये काम कौन करता होगा? ये MCA में निर्मला सीतारमन ने किया होगा या मोदी जी ने किया होगा? उनके पास कहाँ टाइम है इतना डीपली स्टडी करने का कि ये चीज़ फाइनली फिर कानून बन जाएगी और ये फॉलो होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि कमेटी बनाई जाती है। कमेटी क्या करती है, इसके ऊपर रिसर्च करती है। ये कमेटी जिसकी बात कर रहा हूँ ये बनी थी 2004 में, ईयर पे ध्यान देना, 2004 में। इस कमेटी को जो लीड कर रहे थे टीम के कैप्टन, उनका नाम है डॉक्टर JJ ईरानी। तो उनके नाम पे ही कमेटी का नाम रखा जाता है यूजुअली, जो लीड कर रहा है तो डॉक्टर JJ ईरानी कमेटी ये बोला जाता है। अब JJ ईरानी कमेटी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया 2004 में, और इनको बोला कि भाई कंपनीज एक्ट 1956 वाला जो बहुत पुराना हो गया, तो आप लोग, क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हो, अब इस कमेटी में यूजुअली कौन होते हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स, फिर जो कंपनी लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ये सब लोगों को हायर किया जाता है जिनको पूरी नॉलेज है कि एक्ट में क्या है। उनको बोला जाता है कि आप क्योंकि एक्ट से इतने साल से जुड़े हुए हो, यू नो कि प्रॉब्लम्स क्या है। अच्छा, आप सजेशंस भी दे सकते हो ना कि नए एक्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप लोग एक रिपोर्ट बना के दो और अपने सजेशन सबमिट करो जिसके ऊपर सरकार एक्शन लेगी। तो वो सिर्फ येस नो करेगी, ये रखना है ये नहीं रखना है, सोचने का काम आपका। और इनको टाइम मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का कि आपको रिसर्च करके अपनी एक रिपोर्ट देनी है। इन्होंने बेचारों ने अपना काम टाइम टू टाइम कर दिया था। 2005 में ये दिसंबर के आसपास कुछ अपॉइंट हुए थे, 6 महीने में रिपोर्ट देके ये घर चले गए, हमने अपना काम कर दिया। बट उसके बाद बिल कब पास हुआ और एक्ट कब पास हुआ आपके सामने, 2013-14 से एप्लीकेबल हुआ। वो सरकारी प्रोसीजर है जो स्लो हो गया, बट कमेटी ने तो अपना काम टाइम पे कर दिया और ये अपने यहाँ रेगुलर है। 2004 का पास होते होते 2014 हो गया, तो 10 साल तो कोई बड़ी बात नहीं। तो जल्दी भी हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट को उसमें टाइम लग गया। तो ये JJ ईरानी कमेटी जो है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे, जो सजेशंस एक्ट में यूज़ किए गए। अब जब इन बिटवीन वो आते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि इनका सजेशन था, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। कहीं इनके बारे में आपको कुछ हिस्ट्री या बैकग्राउंड पूछ लिया, कोट कर सकते हो आराम से, समझ आए। तो ये इन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक है, रीड ओनली वाला टॉपिक है, वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं करना है, आप टिक करके रख लेना। ये सिर्फ रीडिंग वाला टॉपिक है, फॉर नॉलेज पर्पस ओनली। बोलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता, पता चला? तो इंट्रोडक्शन में से आपको कुछ भी पूछना हो, आज जो मैंने पॉइंट्स बताया उसमें कुछ क्वेरी है तो बताओ। कंप्लीट बस। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो बाकी के टॉपिक्स टेक्निकल है वो अपने कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।